अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेंटल हेल्थ नर्सिंग का ये एक ओवरऑल वीडियो होगी जिसमें हम ओवर द चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। याद रहे कि ये एक रिवीजन वीडियो है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी, जस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो उसमें हमने एक एक टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, पार्ट्स में बनाई हुई है, चैनल पर मौजूद है, तो वो आप देख सकते हैं। एमएचएन का जो पहला चैप्टर है वो है जो फाइनल के एग्ज़ाम के लिए वो है साइको फार्माकोडायनामिक्स। उसके अंदर आपको 3 पार्ट्स मिलेंगे, एक एंटी एंजाइटी ड्रग्स, एक एंटी साइकोटिक और नंबर 3 इज़ एंटी डिप्रेसेंट्स। तो उस चैप्टर में से हम पहला पार्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ एंटी एंजाइटी ड्रग्स, या फिर हम इसको एंजाइलाइटिक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिप्रेशन का थोड़ा बहुत बताया गया है कि डिप्रेशन जो है वो मेडिकल कंडीशंस में आपका आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन है और लोग इसके साथ बहुत ज़्यादा आते हैं। तकरीबन मतलब 3 लोगों में से एक बंदा जो ओपीडी में या डॉक्टर के पास आता है, ठीक है, तो उनमें से एक बंदा जो है वो डिप्रेशन का शिकार होता है, ठीक है। अच्छा, फिर ये कुछ प्रेवलेंस है कि मतलब पाकिस्तान में जो है वो डिप्रेशन कहाँ-कहाँ पाया जाता है। फीमेल में ज़्यादा है, मेल में कम है, ठीक है। मेल का जो रेशो है वो 10 टू 33% है और फीमेल में 29 टू 66% है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। और तकरीबन मतलब ओवरऑल आप अगर पूरे कंट्री की बात करें तो 34% जो है वो आबादी में डिप्रेशन पाया जाता है, ठीक है। फिर डिप्रेशन और एंजाइटी के कुछ मतलब साइन सिम्पटम है, ठीक है, जिसमें एंजाइटी के अगर हम वो देखें सिम्पटम, तो इसमें ऐसे घबराहट सी हो रही होगी, ठीक है। मुंह खुश्क हो रहा होगा, पिल्पिटेशंस यानी कि हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा होगा, स्वेटिंग होगी, ट्रेम्बलिंग, ब्लशिंग यानी कि घबराहट सी, चेहरा लाल हो रहा होगा, ठीक है। और स्टटरिंग यानी कि अल्फाज जो है वो संभल नहीं रहे होंगे, अल्फाज इधर उधर हो रहे होंगे या जैसे ज़बान लड़खड़ाती है, ठीक है। इसमें आसान तरीके से याद रखने का तरीका ये है कि आप उसमें कोई ज़्यादा सीरियस वो ना ले, कोई ज़्यादा सीरियस साइन सिम्पटम जैसे कि हार्ट फेल हो गया, कोई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, या फिर इस तरह के कोई ख़तरनाक जो सिम्पटम होते हैं वो इसमें नहीं है, ठीक है। ओके, डिप्रेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इंटरेस्ट जो कि सबसे बड़ा सिम्टम है, एपेटाइट डिस्टर्बेंस, खाने पीने में मसला, स्लीप डिस्टर्बेंस, सुसाइडल थॉट्स, ये देख रहे हैं सारे के सारे मतलब एंजाइटी के मुकाबले में ख़तरनाक है। और बीच के जो है वो क्या है? एजिटेशन यानी घबराहट, चिड़चिड़ापन, थकावट, किसी चीज़ पर तवज्जो नहीं देना, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, मसल्स का मतलब जकड़े रहना, ये सारी चीज़ें जो है। अच्छा, बिलावजह दर्द होना बॉडी में, ये उसके दोनों के मिला के यानी कि मतलब एक ओवरलैप अगर समझो, ठीक है, दोनों में आपको ये साइन सिम्टम मिलेंगे। और जो बिल्कुल अलग अलग है वो, ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, इसके अलावा आपको एंजाइटी और डिप्रेशन के बीच में फ़र्क बताया गया है। एंजाइटी इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड, यानी एंजाइटी क्या चीज़ है? जिसमें आपको आगे फ्यूचर के बारे में मतलब क्या है, एक वरीनेस में हो, ठीक है, आपको घबराहट हो रही है, आप नर्वस हो, आगे क्या होगा, यानी आगे के बारे में जब आप सोच रहे हो, दैट इज़ एंजाइटी। और जब आप पास्ट ओरिएंटेड डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज़ पास्ट ओरिएंटेड, यानी कि पीछे जो हुआ है उसके बारे में आप सोच रहे हो, आप उसके बारे में परेशान हो, ठीक है, आपकी एनर्जी नहीं है, आपको किसी काम में दिल नहीं लगता, दैट इज़ डिप्रेशन, ठीक है। एंजाइटी का बता दिया कि एक स्टेट ऑफ एक्सट्रीम वरी एंड फियर है, यानी आप बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको डर लग रहा है कि आगे क्या होगा, ठीक है, आप आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में परेशान है। इसमें जो साइन सिम्टम दिखाए गए हैं ये आप देख सकते हैं। फियर और एंजाइटी क्या है? फियर फियर जो है वो डर को कहते हैं, और एंजाइटी एक किस्म की मतलब ख़तरा कह सकते हैं या फिर परेशानी कह सकते हो। तो डर में और परेशानी में जो है वो मेन फ़र्क जितना उसमें है तो वो फियर और एंजाइटी में है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसी तरह इन्वॉल्व क्रॉनिक एक्सेसिव जनरलाइज, जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, इसमें भी एंजाइटी होती है, लेकिन ये क्या होता है कि मतलब काफ़ी टाइम तक, तकरीबन 6 महीने तक चलता है, ठीक है। तो इसमें आप जो इसका ड्यूरेशन है ना वो याद रखें। साइन सिम्टम वही फिर से डिस्कस किए हुए। पैनिक अटैक जो है ये बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी में होता है, यानी कि अचानक जो है बंदे को घबराहट, दिल ज़्यादा बहुत तेज़ धड़कना, ठंडे ठंडे पसीने आना और
डर लगना, ठीक है, ये पैनिक अटैक होता है। और ये किसी न किसी मतलब इसके पीछे कोई वजह नहीं होती है, इट इज़ नॉट ट्रिगर बाय एन इवेंट। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये जो लिखा हुआ है इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं, ठीक है। और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर ये भी किसी वजह से होता नहीं है, लेकिन मतलब ये भी कोई इवेंट इसके पीछे नहीं है। और ये है क्या, वो मैंने बता दिया। फोबिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, किसी चीज़ से डर, ठीक है, ये भी किसी वजह से हो, मतलब इसके पीछे वजह है। जैसे आप किसी को बहुत ज़्यादा हाइट पे लेके गए तो उसको फोबिया हो जाएगा, किसी को पानी से डर लगता है, पानी के पास लेके गए, किसी को किसी जानवर के पास लेके गए तो वो। पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये किसी वाक़ये के बाद होता है, कोई किसी की मौत हो गई, किसी को मतलब कहीं से गिरते हुए देख लिया, एक्सीडेंट होते हुए देख लिया, कुछ भी, और वो जो उसकी झलकियाँ आती हैं ना फिर बाद में, दैट इज़ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी आपको पता है, जो परफेक्शनिज्म होता है, जिसमें लोग यानी कि हर चीज़ को बिल्कुल परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मुंह हाथ धोते हैं बार बार, लॉक चेक करते हैं वो, ठीक है। अच्छा, एंटी एंजाइटी ड्रग्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको सेडेटिव और हिप्नोटिक के बारे में पता हो। सेडेटिव जो है ये क्या करते हैं, आपकी एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, यानी आपको थोड़ा सा रिलैक्स वाले सिचुएशन में लेके आते हैं। हिप्नोटिक क्या है, ड्राउजीनेस और मेंटेनेंस ऑफ स्लीप, ठीक है, ये दो चीज़ आप याद रखें, ये आपको नींद दिलाते हैं। तो इन दोनों में आपको ये फ़र्क पता हो, ठीक है। और ये ज़्यादातर आपके सीएनएस पर, सीएनएस डिप्रेसेंट है, यानी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जाके इफेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर ये क्लासेस हैं, बेंजोडाइजेपिन, एजोपेरोन, सेडेटिव, एंटीहिस्टामिनिक एंड बीटा ब्लॉकर्स। इसको आप निमोनिक ये याद रख सकते हैं, एंड एंजाइटी शुड बी ब्लॉक। तो ये 4 अल्फाज है या 4 इसकी क्लासेस है जो कि आपको याद हो। फिर इसके अंदर ये वाले ड्रग्स है तो ये आपने पढ़ने ही है, इसमें कोई मतलब वो नहीं है। ज़िपाम वाले जो है वो बेंजोडाइजेपिन है, ठीक है, इसको तो छोड़ दो। फिर आगे जो है उसका स्ट्रक्चर, गाबा रिसेप्टर आपको पता है कि क्या चीज़ होती है, इसके ऊपर ना जाएं। बारबिचुरेट्स में भी आपको ये इज़ापेरोन, ये 3 ड्रग्स याद रखनी है, ठीक है। ड्रग्स को बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ड्रग से कम से कम 8-10 एमसीक्यूज आएंगे, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। ओके, इसके अलावा ये बीटा ब्लॉकर्स में एक ही है, प्रोप्रानोलोल, ठीक है, एंड सेडेटिव एंटीहिस्टामिन में हाइड्रोक्सिजीन है। तो दैट्स ऑल अबाउट एंटी एंजाइटी। अब बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पीपीटी, दैट इज एंटी साइकोटिक। अच्छा जी, अब ये जो है एंटी साइकोटिक ड्रग्स, वो ड्रग्स है जो हम ज़्यादातर साइकोसिस वाले सिचुएशन में देते हैं, ठीक है, यानी कि शिज़ोफ्रेनिया में ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। अब इसमें आपको जो है सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि एंटी साइकोटिक मेडिकेशन क्या होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी साइकोटिक क्या करते हैं, हमारी ब्रेन की केमिस्ट्री को चेंज करते हैं, और स्पेशली उन सिम्टम्स में जैसे कि हेलुसिनेशन, डिल्यूजन और डिसऑर्डर्ड थिंकिंग, ये 3 चीज़ें रट्टा कर लो भाई, इन 3 चीज़ों को ठीक करने के लिए हम एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपसे साइकोसिस की डेफिनेशन पूछी जा रही है कि साइकोसिस क्या है, तो ये वाली जो ये पहले जो 2 लाइंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोसिस मतलब ये एक ऐसी कंडीशन है दैट अफेक्ट द माइंड, ठीक है, वेयर हैज बीन सम लॉस ऑफ कंटैक्ट विद रियलिटी, गोल्डन वर्ड्स फॉर टू रिमेंबर, ठीक है। तो सम लॉस ऑफ रियलिटी, लॉस ऑफ कंटैक्ट विद रियलिटी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी ये चीज़ भूलनी नहीं है। साइकोसिस में आप रियलिटी से बिल्कुल अलग हो जाते हो, आपको रियलिटी का अंदाज़ा नहीं होता। जैसे मैं हर वीडियो में मैं कहता रहा हूँ कि आप कोई चीज़ सामने है तो नॉर्मल बंदे को पता चलता है कि मेरे सामने मोबाइल पड़ा हुआ है, बुक पड़ी हुई है, क्या है। जो बंदा साइकोसिस में होगा उसको नहीं पता होगा कि ये बुक है, मोबाइल है, क्या है, उसको रियलिटी का अंदाज़ा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये साइन सिम्टम जैसे इल्यूजन, इल्यूजन एक मिस वो है मिस इंटरप्रिटेशन, कोई चीज़ जो आपको रियल नज़र नहीं आ रही, कुछ और नज़र आ रहा है, ठीक है। इसका मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं, आमिर खान की एक मूवी थी दिल चाहता है, अगर किसी ने देखी नहीं है तो देख लें। उसमें एक सीन है, वो मुंह में बिल्कुल एक फ़िश, मतलब ऐसे पानी से निकाल के फ़िश वो मुंह में डाल रहा होता है, ठीक है, लेकिन वो आपको साइड से दिखाया जाता है कि वो मुंह में असल में नहीं, वो साइड पे ही उसको मतलब आगे लेके जा रहा होता है, आपको लग रहा है कि ये फिश जो है उसके मुंह में ही मतलब जा रहा है, ठीक है। तो ये इल्यूजन्स होते हैं। इल्यूजन मतलब ये कि आपको कोई चीज़
जैसी है वैसी नज़र नहीं आ रही, कुछ और नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हेलुसिनेशन आपको पता है, यानी कि विदाउट इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, किसी स्टिमुलस के बगैर आपको कोई चीज़ या तो नज़र आ रही है या सुनाई दे रही है, आवाज़ है, ठीक है। इसको हम कहते हैं हेलुसिनेशन, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। डिल्यूजन में फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, ये 3 अल्फाज, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। कोई ऐसी बात जो आपके ज़हन में बिल्कुल पक्की हो गई है, मतलब भले गलत है लेकिन आप उसको गलत नहीं मानते हो, आपको सामने वाला कुछ भी कहे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, जेनेटिक्स, ये आपको बताया गया है अबाउट शिज़ोफ्रेनिया। तो जो जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, ये एक ऐसा मसला है जो जेनेटिकल होता है ज़्यादातर, और इसमें वही डिल्यूजन, हेलुसिनेशन और थिंकिंग या स्पीच डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर एडोलेसेंस में होती है, ठीक है। ये चीज़ बस आपने याद रखनी है। और इसके जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम बड़े इंपॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल भी नहीं भूलने, इससे 1-2 एमसीक्यूज डेफिनेटली आएंगे। पॉजिटिव सिम्टम का मतलब ये होता है हर वो चीज़ जो नॉर्मल बंदे की ज़िंदगी में नहीं है और उस बीमारी की वजह से उसकी ज़िंदगी में ऐड हो रही है, इसलिए उसको कहते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव से आप ऐड का मतलब ले लीजिएगा, जैसे हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, थॉट डिसऑर्डर, ये आम बंदे के साथ नहीं होते लेकिन डिल्यूजन वाले बंदे के साथ ये सारी चीज़ें होती है, तो इट इज़ पॉजिटिव सिम्टम। नेगेटिव सिम्टम यानी कि हर वो चीज़ जो उसकी ज़िंदगी से हट गई हो, नेगेटिव हो गई हो, ठीक है, ये वाली चीज़ें आपने याद रखनी है। ये पॉजिटिव सिम्टम हो गई, ये नेगेटिव सिम्टम हो गए, जैसे लेक ऑफ इंटरेस्ट, सोशल आइसोलेशंस, लेक ऑफ इमोशंस, लेक ऑफ इन, हर चीज़ का ना होना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपने देखनी है, भूलनी नहीं है। ओके, इसको छोड़ दो, ये इतना वैसे है नहीं, अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। डोपामिनर्जिक पाथवेज, कौन सी पाथवे जो है वो कहाँ कहाँ पे काम करती हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मेसोलिम्बिक पाथवे, नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे, ट्यूबर एंड फंडिबुलर पाथवे, मेसोकॉर्टिकल पाथवे, ये 4 पाथवेज है उसके डोपामीन के, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो कि कौन सा, जैसे कि ये जो मेसोलिम्बिक है ये कहाँ पाया जाता है, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया में, और ये आपको मोटिवेशन, रिवॉर्ड और पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया आते हैं इसकी वजह से। यानी नॉर्मली इसका काम है मोटिवेशन और इमोशन और रिवॉर्ड, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे डोपामीन बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये पॉजिटिव सिम्टम जो हमने पढ़े फिर उसकी वजह से वो आते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है मेसोकॉर्टिकल, ये हमारे कॉग्निशन, ज़हनियत में और जो फंक्शनिंग होती है ना उसमें काम करते हैं, इमोशन में भी थोड़ा बहुत काम करते हैं, ठीक है। ओके, इसके अलावा नाइग्रोस्ट्रेटल जो है ये हमारे पर्पसफुल मूवमेंट में काम करती हैं, और इसी तरह ट्यूबर एंड फंडिबुलर जो है वो हमारे हार्मोन्स के साथ इनका मतलब क्योंकि ये हाइपोथैलेमस के साथ इनफंडिबुलम के साथ रिलेशन में है, ठीक है, तो इसी तरह ये हार्मोन्स को रेगुलेट कर रही होती है। अच्छा, इसी तरह ये आपको वो थ्योरी दिखाए डोपामिन थ्योरी के, जब मतलब डोपामिनर्जिक आप पाथवेज अपना काम बहुत ज़्यादा बढ़ा दें और उसमें से जो है वो डोपामीन वैसे तो कम होता है लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो पॉजिटिव सिम्टम ऑफ शिज़ोफ्रेनिया आते हैं, अगर कम हो जाए तो शिज़ोफ्रेनिया होगा और डिप्रेशन होगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, और इसमें हाँ ये 2 चीज़ें, सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन टिपिकल और एटिपिकल ड्रग्स, इन दोनों के वैसे आपको तो डिटेल पता होगा लेकिन इसके ड्रग्स आपको याद होनी चाहिए और इन दोनों में फ़र्क क्या है। जो एटिपिकल है दैट इज़ स्लो ऑफ मतलब ये कि जब वो जाते हैं अपने जगह पे अटैच होते हैं तो बहुत टाइम लगाते हैं वहाँ से डिटैच होने में, ठीक है। और ये पुरानी ड्रग्स है, क्लासिक ड्रग्स कहते हैं इसको, जो बहुत पुराने मतलब काफ़ी टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। दूसरे है एटिपिकल, एटिपिकल जो है वो न्यू ड्रग्स है, और ये जो है फास्ट ऑफ होते हैं, यानी अपनी जगह पे रिसेप्टर पे जाके बाइंड होते हैं, काम करते हैं और हट जाते हैं, ठीक है। और ये जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं, ये बात याद रख लीजिएगा। इसमें जो है ये जो लिखा हुआ है ना विदाउट एडवर्स ईपीएस, ईपीएस एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स, यानी कि उसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं उसकी वजह से मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, बॉडी के, या फिर एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स आते हैं यानी कि एक्स्ट्रा मूवमेंट्स आ जाती हैं बॉडी में। तो ये साइड इफ़ेक्ट इसके साथ होता नहीं है, मतलब इसकी वजह से नहीं होता है लेकिन इसकी वजह से होता है। तो ये ईपीएस वाली जो कहानी है ये आपने याद रखना है कि ईपीएस के साइड इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादातर टिपिकल ड्रग से आती हैं, क्लासिक ड्रग से। और
एटिपिकल से नहीं आती। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। और इसके जो हाँ, ये वो सारी की आपको क्लासेस बताई गई है, एंटीसाइकोटिक, न्यूरोलेप्टिक, मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स और एंटी शिजोफ्रेनिया ड्रग्स, सारे के सारे क्या करते हैं, शिजोफ्रेनिया को ट्रीट करते हैं। अच्छा, यहाँ भी आपको वो 3-4 क्लासेस बताई गई है एंटीसाइकोटिक के, दैट इज फिनोथाइजीन्स, थायोक्सिथीन्स, ब्यूटेरोफिनोन्स, ठीक है, और मेस्कुलिनियस या मिसिलिनियस स्ट्रक्चर्स, ये सारे के सारे। अच्छा, ये जो टेबल है ना, बस आप ये याद रख लें इस पीपीटी में, और कुछ भी आप वो शिजोफ्रेनिया की जो थोड़ी बहुत डेफिनेशन थी स्टार्ट में, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ये आपको टिपिकल देखें, ये जो है ये टिपिकल ड्रग्स की क्लासेस है और ये एटिपिकल की है। ठीक है, ज़्यादातर आपको इसमें से पूछा जा सकता है कि तो ये ड्रग्स आपको क्लियर हो, ये और ये तो 4-5 ही ड्रग्स है बस। ठीक है, आगे आपको वही सारी चीज़ें दोबारा रिपीट हो रही हैं, तो इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे आपको ईपीएस का शायद बताया हुआ है, तो इसको खैर ईपीएस का तो मैंने बता दिया। ठीक है, मेनली अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो वही क्लासेस और वही उसके ड्रग्स और वो सारी चीज़ें, मेन जो इसमें चीज़ है ना इस पूरी पीपीटी में, वो ये वाली, ये जो टेबल है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेबल आपको क्लियर हो, ठीक है, ये देखें 2 दफ़ा दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपने भूलना नहीं है, और स्टार्ट के जो कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी ना वो आपने याद रखनी है। ओके, पार्ट नंबर 3 ऑफ फार्माकोसाइकोडायनामिक्स या साइकोफार्माकोडायनामिक्स, ठीक है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ डिप्रेशन इन एंटी डिप्रेसेंट्स। इसमें ज़्यादातर हम एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एंटी डिप्रेसेंट क्या है, इट इज़ या डिप्रेशन की अगर हम बात करें, एक मेंटल इलनेस है जिसमें क्या होता है, कैरेक्टराइज बाय पैथोलॉजिकल चेंजेस इन मूड। अब ये डेफिनेशन मतलब बेसिक चीज़ है ना, तो ये तो याद करना ही है। डिप्रेशन क्या चीज़ है, जिसमें आपको पैथोलॉजिकल चेंजेस यानी कि आपके मूड में आप चेंजेस आएंगी, आपको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा, जिसको कहते हैं लॉस ऑफ इंटरेस्ट या प्लेजर। ठीक है, अच्छा, इसकी जगह एक और भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है जिसको हम कहते हैं इनहेडोनिया। ठीक है, अच्छा, फीलिंग ऑफ गिल्ट और लो सेल्फ वर्थ, यानी आपको ऐसा अपना आप जैसे अजीब सा लग रहा होता है, गुनहगार लग रहा होगा बिला वजह। ठीक है, डिस्टर्ब स्लीप और एपेटाइट, आपका खाना, आपकी नींद, सारी चीज़ें डिस्टर्ब है, आपको एनर्जी नहीं है और आप किसी चीज़ पर तवज्जो नहीं दे पा रहे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिप्रेशन। इट कैन बी सीवियर एंड सम टाइम फेटल, ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में भी जा सकता है और कभी कभी बंदे को मार भी देता है जब सुसाइडल थॉट्स आते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर बस यही आप डेफिनेशन याद रख लें, इसमें काफ़ी है। मोनोअमाइन हाइपोथेसिस जो है वो एक मतलब मोनोअमाइन एक चीज़ होती है बॉडी में, एक न्यूरोट्रांसमीटर समझ लो या फिर आप एक केमिकल समझ लो, और कहा जाता है कि ये जो मोनोअमाइन है ये जाके हमारे बॉडी के जो ट्रांसमीटर्स होते हैं, डोपामीन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये उनको जाके तोड़ता है। ठीक है, तो जब ये उसको तोड़ता है तो उनकी कमी हो जाती है बॉडी में, और इसी तरीके से जब उनकी कमी होती है तो उनकी कमी की वजह से डिप्रेशन होता है। और ये जो हाइपोथेसिस था ये पहली दफ़ा शिल्डक्रॉट ने 1965 में दिया था। तो ये अगर आप याद रखना चाहते हैं तो याद रख लें, नॉलेज वाइज वैसे पेपर में शायद आ जाएं लेकिन आई डोंट थिंक सो। ठीक है, बाकी आपको मैकेनिज्म ऑफ डिप्रेशन मैंने बता ही दिया कि क्या है। जब आपके बॉडी में या ब्रेन में जो नर्व सेल्स होते हैं वो सेरोटोनिन, डोपामीन वगैरह जैसे हम बात करते हैं ना तो अल्फाज यूज़ करते हैं, इसी तरह बॉडी में भी जब कम्युनिकेशन हो रहा होता है तो उसके लिए न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होते हैं, दैट इज सेरोटोनिन, डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में कम हो जाएँ तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाती और चीज़ें ख़राब होने लगती है, जिसकी वजह से बंदा डिप्रेशन में जा सकता है। तो ये जो है वो मतलब उसकी एक रीज़न हो सकती है। ठीक है, नीचे आपको बताया हुआ है कि क्या-क्या रीज़न्स है, जैसे बीमारी हो गई, जेनेटिक हो गए, कभी-कभी कोई नशा करता है, डाइट या हार्मोन चेंजेस, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। अब एंटी डिप्रेसेंट जो है ये क्या करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट जितनी भी दवाइयाँ होती हैं ये उन्हीं चीज़ों को वापस सेट करती हैं जो मतलब जो क्या है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, जिसमें गड़बड़ आई है तो उन चीज़ों को वापस सेट करेंगी, बस नॉर्मल इसका यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ओके, मूड ऑफ एक्शन भी बता दिया है, इसके ऊपर तो खैर छोड़ ही दो, आप मूड ऑफ एक्शन से वैसे नहीं पूछते इतने सवाल। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एंटी डिप्रेसेंट जो है वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं रीअपटेक इनहिबिटर्स, एक को हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर। ठीक है, अच्छा जी,
ऑल एंटी डिप्रेसेंट्स एक्सेप्ट MAO जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, जो मैंने आपको बताया, जो वो उसको तोड़ते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, मतलब उसको ब्लॉक करते हैं। सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर ये उनको जाके ब्लॉक करेगा, नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, डोपामीन ट्रांसपोर्टर। खैर आगे चलते हैं। और ये मतलब इसके भी जिस तरह क्लासेस हैं ना डिप्रेशन के, तो हम हर, जैसे हमने एंटी एंजाइटी के क्लासेस पढ़े, हमने एंटी साइकोटिक के क्लासेस पढ़ी, इसी तरह एंटी डिप्रेशंस के भी क्लासेस है, ठीक है। और इसमें ये जो 4 क्लासेस है ना, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट TCA जिसको कहते हैं, सेरोटोनिन सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर SSRIs, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे बिल्कुल डेफिनेटली आएंगे MCQ। सेरोटोनिन के SSRIs जो है ना, इसके तो ड्रग्स भाई रट्टा कर लो, बिल्कुल याद कर लो, ठीक है। और सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स इसके, और नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, मतलब टोटली ओवरऑल इसमें 4 क्लासेस है। बाकी ऊपर और नीचे जो 2 है, इसकी भी कोई ड्रग्स हो सकती है। ओके, TCA वाले ये ड्रग जो है, ये आपको बताए गए हैं, जो पहली क्लास थी, ठीक है, जिसमें इमिपेरामिन, क्लोमिपेरामिन, ट्रिमेपेरामिन, ठीक है, और एमेट्रेप्टिलीन, अजीब अजीब से नाम है भाई। तो ये सारे के सारे जो है आपने याद रखने। और ये काम क्या करते हैं TCA वाले, ट्राईसाइक्लिक, जो क्या था पूरा, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, हाँ, ये क्या करते हैं, ये नॉरएपिनेफ्रिन और 5-HT इज यूज फॉर सेरोटोनिन, उनके रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं, यानी उनके बंद होने को इनहिबिट करते हैं, वो कम नहीं होते, आसान अल्फाज में, ठीक है। बाकी उसका रीअपटेक एक अलग चीज़ है, उसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन रीअपटेक का मतलब ये है कि जब वो काम करके वहाँ पे रहते हैं, तो रीअपटेक वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जब हम एंटी डिप्रेसेंट TCA वाले लेते हैं, तो ये वो ख़त्म नहीं करते, वो वहीं पे रहते हैं, ठीक है। ओके, इसी तरह ये आपको दिखाए गए हैं उसके मोड ऑफ एक्शन, यूज़ ऑफ TCA दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। डिप्रेशन में यूज़ होते हैं, डिप्रेशन के लिए प्राइमरी ड्रग्स है, ठीक है, मतलब सबसे पहले TCA ही देते हैं। इसके अलावा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD वगैरह में ज़्यादातर उसमें SSRI यूज़ होते हैं OCD में, लेकिन ये भी यूज़ कर सकते हैं। और बेड वेटिंग में भी, बेड वेटिंग जो है ना, जो लोग मतलब रात को पेशाब करते हैं बेड में ही, नक्टर्नल एन्यूरेसिस जिसको कहते हैं, उनमें भी TCA का इस्तेमाल होता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये काफ़ी सारी आपको MCQs वाइज चीज़ें बताई गई है, तो इसको देख लीजिएगा, बल्कि यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं भी ले लेता हूँ। हाँ, ले लिया भाई। ओके, TCA के आपको ये ड्रग्स बताए गए हैं, डिसम्पेरामीन, इमेपेरामीन, एमोक्सेपिन, ठीक है, और एमेट्रिप्टिलिन। ये बस ड्रग्स है, ये याद करने हैं, इसमें कोई समझाने वाला है नहीं, ठीक है। टॉक्सिसिटी यानी कि अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हो सकता है, कार्डियक डिसरिथमियास, यानी कि वो हार्ट बीट डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। अच्छा जी, एंटी डिप्रेसेंट्स बोथ हैव हाई सेडेटिव एंड हाई कोलिनर्जिक एक्टिविटी। वही बात कि ये आपको सुस्त बना सकती है, आपको नींद दिला सकती है, ठीक है। अच्छा, SSRI पर आते हैं। SSRI में ये वाले ड्रग्स हैं, ठीक है, ये आप सर्टेलिन, फ्लोक्सिटिन, सेटेलोप्रेम, एसेटेलोप्रेम और पेरोक्सिटिन, ये 5 ड्रग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आगे जो डिसऑर्डर बताए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, बुलिमिया नर्वोसा, पैनिक डिसऑर्डर, यानी आप इनमें भी ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये आपको उसके मतलब साइड इफ़ेक्ट्स बताए गए हैं, ये एक नज़र देख लीजिएगा। सेलेक्टिव सेरोटोनिन, ये वही उसके दोबारा बताए गए हैं। हाफ लाइफ, इसके ऊपर मैंने बात की थी। हाफ लाइफ यानी कि वो आपके बॉडी में कितने देर तक रहते हैं, कुछ 80 आवर्स तक, जैसे कि ये फ्लॉक्सिटिन है 80 आवर्स तक रहता है, सेटेलोप्रेम जो है वो 40 आवर्स तक रहता है, तो 40 या 35, ठीक है। तो ऐसे कुछ मतलब ये हाफ लाइफ्स है, तो देख लीजिएगा एक नज़र। और शायद पूछे जाएं सवाल हाफ लाइफ से, क्वेश्चंस, खैर बाद में देख लें। ये SNRI के ड्रग्स है, ये बस याद रखने। 3 ड्रग्स हैं। मोनोअमाइन जो MAO थे, ठीक है, MAO इनहिबिटर, वो भी मैंने आपको बता ही दिया है कि ये भी एंटी डिप्रेसेंट है, और ये MAO एंजाइम जो था उसको इनहिबिट करते हैं, वो पहले मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा,
इसी तरह ये बता दिया है एमएओ क्या करते हैं, आपके टिश्यूज़ में, आपकी लिवर, गट में पाए जाते हैं और ये उन चीज़ों को तोड़ते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। खैर आगे जाते हैं, इसमें वही कुछ ड्रग्स है, ये सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एसएनआरआईज़ जो है ये इसके ड्रग। वेन ये क्या लिखा है, वेनलाफेक्सिन, अजीब से नाम है, ठीक है। डिसवेनलाफेक्सिन, लीवो मेलिनसेप्रान, पता नहीं क्या है, देख लेना। खैर तो ये ड्रग्स है एसएनआरआईज़ के, चार, आई थिंक चार ही हैं, हाँ 4 ड्रग्स हैं, ठीक है। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, वही जो बात है ना, नए अभी जो यूज हो रहे हैं वो आपको दिखाया गया है। दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइकोफार्माकोडायनामिक्स। दूसरा चैप्टर दैट इज पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये चैप्टर फार्माकोडायनामिक्स के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज आएंगे तो फार्माकोडायनामिक्स आएंगे और दूसरे नंबर पर इससे ज़्यादा एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। पर्सनालिटी के बारे में आपको बताया गया है कि पर्सनालिटी क्या है। पर्सनालिटी एक बंदे की जो खसलत होती है, या उसका जो आप कह सकते हो कि उसका जो नेचर है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पर्सनालिटी। अब ये पर्सनालिटी में जब मतलब पर्सनालिटी डिसऑर्डर हम किसको कहते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी कि जब आप अपने नॉर्मल, जो आपका मुआशरा, आपकी नॉर्मल लाइफ, या आपके जो इर्द गिर्द का माहौल है वो आपसे क्या चाहते हैं, जब आप उन सारी चीज़ों पे पूरा ना उतरो और आप में कोई डिस्टर्बेंसेस आ जाएं, तो उसको हम कहते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब ये किस किस चीज़ में डिस्टर्बेंस आएगी, 4 चीज़ें हो सकती हैं, आपकी जहनीत में, आपके मूड्स में, आपके लोगों के साथ ताल्लुक़ में, और आपके अपने काम पर कंट्रोल में, ठीक है। ये 4 चीज़ों में अगर डिस्टर्बेंस आ जाए, 4 में से नहीं, इन 2 में से, मतलब चारों के नहीं, इन 2 में से अगर कोई भी 2 हो जाए ना, चारों में से 2 भी, तो भी आप पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहलाओगे, ठीक है। कॉजेज़ वही जेनेटिकल अपब्रिंगिंग हो सकती है, देख लीजिएगा कॉजेज़। पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी कि 10% पॉपुलेशन में मोस्ट कॉमन है, यानी कि 10 बंदों में से किसी एक बंदे को पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसका प्रेवलेंस है, ठीक है। 10% वाली चीज़ आपने याद रखनी है। अब पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है ये आपको उसके हवाले से कोई परसेंटेज वाइज बताया गया, कौन सी डिसऑर्डर कितनी ज़्यादा मतलब फैलती है। जैसे कि ओसीपीडी, ऑब्सेसिव 2% है, पैरानॉइड 2% है, एंटी सोशल 1 to 4% है, ये ज़्यादा है, ठीक है। शीज़ॉइड 1%, ये परसेंटेज के हवाले से बताया ये है। मेन चीज़ है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये टोटल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो DSM-5 के हिसाब से, ठीक है, वो 10 डिसऑर्डर है, और उन 10 डिसऑर्डर को हम 3 क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो 3 क्लस्टर है वो क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी कहलाता है। क्लस्टर ए में 3 डिसऑर्डर, क्लस्टर बी में 4 डिसऑर्डर और क्लस्टर सी में 3 डिसऑर्डर, टोटल 10 डिसऑर्डर हो गए, ठीक है। पहले हम उसमें से क्लस्टर ए के डिसऑर्डर पढ़ते हैं, और ये हम जस्ट एक एक लाइन में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में नहीं होगा, डिटेल में फिर हमने वीडियो बनाई है, मैं आपको जस्ट एक आइडिया दूंगा कि इसमें होगा क्या। तो क्लस्टर ए के जो डिसऑर्डर है उसमें क्या होगा कि बंदे को अजीब सी मतलब आप कह सकते हो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होंगी, ठीक है। यानी कि वो ऐसा हो गया जो बिल्कुल माहौल से अलग होगा, माहौल के साथ, नॉर्मल लोगों के साथ वो नहीं बनता होगा, ठीक है। अजीब सी, ऑड कह सकते हो आप इसको। तो उसमें सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो है पैरानॉइड। पैरानॉइड को आप कह सकते हो सस्पिशियस, यानी कि ये हर किसी को शक की नज़र से देखेगा, अपने दोस्तों को, अपने हस्बैंड या वाइफ को, ठीक है, अपने बच्चों को, अपने कोलीग्स को, जो भी उसके साथ होगा, ठीक है, वो उसको शक की नज़र से देखेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सस्पिशियस, जो ये लिखा हुआ है, ठीक है। और आगे इसका वो भी लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या, जैसे किसी को माफ़ नहीं करेगा, अपने पार्टनर के ऊपर शक करेगा, ठीक है। हर किसी को, मतलब हर किसी से इसको ख़तरा महसूस होगा, हर किसी में इसको दुश्मन नज़र आएगा, और हर छोटी छोटी बातों को दिल में रखेगा, ये सारी चीज़ें होती है। ओके, डिटेल के लिए आप वैसे हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। दूसरा जो है शीज़ॉइड अवॉइड सोशल एक्टिविटीज़, ये अकेला रहना पसंद करता है, सोशल रिलेशनशिप इसके नहीं होते, और रिस्ट्रक्टेड होते, मतलब एक ही जगह पे बस बैठा होता है, इसके कोई इफ़ेक्ट्स, मूड वगैरह भी नहीं होता,
ये इसको क्रिटिसिज्म से या फिर तारीफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेक्सुअली अनइंटरेस्टेड होता है, हर काम अकेले करता है, कोई दोस्त वगैरह नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा क्लस्टर 1 में जो लास्ट डिसऑर्डर है वो शिज़ोटाइपल। शिज़ोटाइपल अजीब बिहेवियर, उसकी बातें अजीब, उसकी सोच अजीब और उसके परसेप्शन भी अजीब। आप समझो कि ये ऐसा होता होगा बिल्कुल अजीब सा कि जब ये यहाँ जहाँ पे जाता है तो बिल्कुल लोगों से अलग होगा, अजीब तरह के कपड़े पहन के जाएगा, ठीक है। ऐसे बातें जैसे जादुई चीज़ें होती हैं, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है। मैजिकल थिंकिंग, इसके अलावा इसको हर किसी पर शक होगा, पैरानाइड आइडिएशन, ठीक है। लैक ऑफ फ्रेंड्स, हर किसी में वो जो है आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस, कुछ भी हो रहा होगा वो अपने आप के साथ लिंक करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। ये क्लस्टर ए की बीमारियां थी। अब आते हैं क्लस्टर बी पे। क्लस्टर बी में क्या होता है? एंटी सोशल। एंटी सोशल यानी कि सोसाइटी के खिलाफ जो जाते हैं, जो रूल्स नहीं मानते। अच्छा, क्लस्टर बी में क्या होगा? ड्रामेटिक यानी ड्रामाबाज जैसे लोग होते हैं, इमोशनल या फिर एरेटिक होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर इमोशनल मसले होंगे इसमें। अब इसमें एंटी सोशल है। एंटी सोशल यानी कि जो रूल्स को वायलेट करते हैं, जैसे आप आसान अल्फाज में डकैत होते हैं ना, डकैत, वो अपना काम करते हैं, कोई मरे, कोई किसी को कुछ भी हो जाए उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो मार देते हैं। अब ये एंटी सोशल है कि वो सोसाइटी के रूल्स को नहीं मानते, ना ही किसी दूसरे के राइट का ख्याल रखते हैं। ये उसके आपको कैरेक्टर बताएं कि वो संग दिल होते हैं, वो ऑब्लिगेशन रूल्स को नहीं मानते, वो टेम्पर मतलब गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें उनमें होती हैं। आगे चलते हैं। दूसरी जो इसमें डिसऑर्डर है वो है बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन में एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं। एक मिनट में वो हंस रहा होगा, दूसरे मिनट में वो हो रहा होगा। इनस्टेबल उसके मूड्स होते हैं, ठीक है। ये आपको दिखाए गए सारे के सारे। ओके, हिस्ट्रियोनिक इज आप कह सकते हो अटेंशन सीकिंग, हर किसी का तवज्जो अपनी तरफ करना, ऐसे जोक्स करना अजीब से, ज़्यादातर सेक्सुअल जोक्स करना, फ्लर्टिशियस होना, ज़ोर ज़ोर से हंसना ताकि लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो, सिंपल, ठीक है। अटेंशन सीकिंग। नार्सिसिस्टिक इज ग्रैंडियोसिटी, अपने आप को बहुत बड़ा मानना, एडमायरेशन, जैसे लोग मुझे माने, मेरी तारीफ करें, मैं ही उनके लिए कुछ मतलब सब कुछ हूँ, या मेरे क्या मिन्नतें समाजती जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ओके, ये आपको वो कि ये हर किसी से हसद करता है, इसको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल हूँ, ये मगरूर होता है, एरोगेंट होता है, इसमें किसी के लिए हमदर्दी नहीं होती और वो सारी चीज़ें। अच्छा, अब आते हैं क्लस्टर सी पे। क्लस्टर सी में क्या होता है? ये डर वाली बीमारियाँ होती हैं, आप कह सकते हो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं। इसमें पहला जो है अवॉइडेंट। अवॉइडेंट जो है वो हर चीज़ को अवॉइड करता है, अकेला रहना पसंद करता है, ठीक है। और इसको अपना आप कंप्लीट नहीं महसूस होता, ठीक है। और ये नेगेटिव चीज़ों को बहुत दिल पे ले लेता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो है वो आप कह सकते हो कि अपनी कोई बात नहीं रख सकता सामने, एक्टिविटीज़ में एंगेज होने से ये घबराता है, उसके कोई इंटीमेट रिलेशनशिप्स कुछ भी नहीं होते। दूसरा जो है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट यानी कि दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंट होता है, ठीक है, वो कुछ भी खुद से नहीं करता, वो कपड़े दूसरों के कहने पर पहनेगा, शूज़ दूसरे के कहने पर पहनेगा, ठीक है। और उसको लग रहा होगा कि कोई बंदा मेरा ख्याल रखे, वो हर वक्त किसी न किसी पार्टनर के तलाश में रहेगा और अकेले नहीं रह सकेगा। किसी कमरे में आप उसको अकेला नहीं छोड़ सकते, अकेला हो गया तो वो मतलब चीखें मारेगा, कोई ना कोई होना चाहिए उसके साथ। ओके, नंबर 3 जो है उसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव, ये परफेक्शनिज्म है, जो हमने पहले बात की कि हर चीज़ को परफेक्ट करने में बस लगा होता है, ठीक है। वो जो मेन पॉइंट होता है उसके ऊपर नहीं जाता, बल्कि इधर उधर की चीज़ों को देखता है। नाराज़ रहता है, ज़्यादातर कंजूस होता है, ज़िद्दी होता है, और ये उसके सारे जो है वो मेन पॉइंट्स थे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर। इसके बाद शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया के पहले एक टॉपिक था डिप्रेशन का, लेकिन वो हम पहले एंटी डिप्रेशेंट्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो वाले देख लें, फिर आपको मतलब डिप्रेशन की पीपीटी की नीड नहीं है। हाँ, अगर आप एक नज़र देखना चाहिएगा, लेकिन मतलब वो उसमें तकरीबन कवर हो जाती है, ठीक है। उसके ज़्यादातर मेडिकेशंस है, तो आप इसके ऊपर फोकस करें। ये आपको उसकी हिस्ट्री बताई गई है। आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें जाने की ज़रूरत है, ठीक है।
ये 4 सिम्टम्स ऑफ ब्यूलर, यूगेन ब्यूलर जो था उसने पहली दफ़ा शिज़ोफ्रेनिया के कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स दिए थे, जिसमें 4A यानी कि ये 4 सिम्टम आते हैं। ऑटिस्टिक यानी कि किसी से बात नहीं करना, अलग होना, एम्बिवेलेंस एक ही टाइम पे डिफरेंट इमोशंस, जैसे एक बंदे को एक ही टाइम पे प्यार भी करना, मोहब्बत भी करना और उससे नफ़रत भी करना, ठीक है। कंफ्यूज्ड आप कह सकते हो इमोशंस, या फ्रेगमेंटेड इमोशनल कह सकते हैं। अफेक्ट डिस्टर्बेंसेस, उसके मूड्स, उसके वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। एंड एसोसिएशन डिस्टर्बेंस, उसकी बातें, उसकी थिंकिंग एक दूसरे के साथ एसोसिएट नहीं होती और लिंक नहीं होती, ठीक है। इसको कहते हैं 4A। तो ये प्राइमरी सिम्टम ऑफ शिज़ोफ्रेनिया कहलाते हैं 4A, ठीक है। इसके बाद जो शिज़ोफ्रेनिया में जो हमने पढ़ा था ना, वो एंटीसाइकोटिक में अभी जो हमने पढ़ लिया, उसमें जो हेलुसिनेशन, डिल्यूजन और जो थॉट डिस्टर्बेंसेस पॉजिटिव सिम्टम थे, वो सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया कहलाते हैं, ठीक है। ओके, ये इसको छोड़ दो, आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन में ये बात आपने याद रखनी कि शिज़ोफ्रेनिया का जो नाम था वो यूगेन ब्यूलर ने 1908 में पहली दफ़ा दिया था, और ये ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है जो दो अल्फाज से बना हुआ है, दैट इज़ स्कीज़ो। स्कीज़ो मीन स्प्लिट, ठीक है, और फ्रेंड मीन माइंड, यानी स्प्लिट माइंड कह सकते हो आप, ठीक है। लेकिन इसमें मतलब आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, आपके सारी की सारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। इसमें क्या होता है कि आपके साइकोलॉजिकल सिम्टम, जैसे कि आपका मूड, आपका इमोशंस, आपके थॉट, आपके परसेप्शंस, मूवमेंट्स, ये सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा मतलब इतनी कॉमन तो नहीं कह सकते, क्योंकि ओवरऑल ये 1.1% ऑफ द पॉपुलेशन में पाई जाती है। तकरीबन 15 से 25 साल के बीच में ये ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, दुनिया के 51 मिलियन लोगों में, ठीक है। बाकी बीमारियों के मुकाबले में ये कम है। और ये सेक्स रेशो अगर हम देखें 1:1 है, यानी कि मेल फीमेल में बिल्कुल एक जैसी हैं। लेकिन एज वाइज आपने याद रखनी है कि फीमेल में ये 20 से 30 साल की उम्र में होती हैं, और मेल में ये मतलब 20 से 25, या फिर आप मतलब 20 के आसपास होती है, ठीक है। ओके, फिर ये इसके कुछ फेजेस है, इसके ऊपर तो खैर ना ही जाएं, लेकिन शिज़ोइड में पहला जो, जब इसको शिज़ोफ्रेनिया नहीं हुआ होगा तो उसको क्या होगा, शिज़ोइड फेज। शिज़ोइड में मतलब इसको प्री मॉर्बिड भी कहते हैं, कि इसमें क्या होगा, बंदा अकेला रहना पसंद करेगा, बिल्कुल अलोन होगा, ठीक है। दूसरा प्रोड्रोमल, प्रोड्रोमल में जो है वो थोड़ा सा सेवियर हो जाएगा, अलग होगा, उसके नॉर्मल बिहेवियर्स में डिफरेंस आएंगे, अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखेगा, इमोशंस उसके गायब होते चले जाएंगे। फेज़ 3 जिसको हम कहते हैं शिज़ोफ्रेनिया, फिर वो जो शिज़ोफ्रेनिया में जो मतलब मेन चीज़ें होती हैं ना, वही आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स, और साथ साथ कुछ ये भी चीज़ें जैसे एम्बिवेलेंस बता दिया, मिक्स्ड इमोशंस, ठीक है, एसोसिएट लूजनेस, एसोसिएशन नहीं होगी, डिल्यूजन, इकोप्रेक्सिया। इकोप्रेक्सिया क्या होता है, अल्फाज रिपीट करना, या आप कह सकते हो किसी के कॉपी करना, ठीक है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, उनकी बातें मतलब भूल जाता है, आप समझो कि वो कभी एक बात कभी दूसरी बात, हेलुसिनेशन, आइडिया रेफरेंस, ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं। ये उसके मेन सिम्टम्स है। एलोजिया यानी कि उस बातें ज़्यादा नहीं करेगा, वेरी लिटिल टू स्पीक, ठीक है। इनहेडोनिया, लॉस ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हो, या किसी चीज़ में उसको मज़ा नहीं आएगा। एपैथी, वही बात के लोगों में इंटरेस्ट नहीं होना, चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होना, ठीक है। ब्लंटेड इफेक्ट, मूड्स नहीं आना। फ्लैट इफेक्ट भी वही है। कैटेटोनिया यानी कि वो कुछ करेगा भी नहीं, मूव नहीं करेगा एक जगह पे, इमोबिलिटी होगी, ठीक है, इमोबाइल होगा। लेक ऑफ वॉल्यूशन, किसी काम करने की ख्वाहिश वो भी नहीं होगी, ठीक है। ये आपको नेगेटिव सिम्टम बताए गए हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। थॉट डिस्टर्बेंस वो, ओके। टाइप्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया जो है ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। टाइप्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया में फर्स्ट वन जो है वो डिसऑर्गेनाइज है, जिसको हम हेबेफ्रेनिक शिज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं, या पहले कहते थे इसको, ठीक है, हेबेफ्रेनिक शिज़ोफ्रेनिया। और ये तकरीबन 25 साल की उम्र में होते हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ कि 25 साल की उम्र हेबेफ्रेनिक, और इसमें इफेक्ट प्लेट होगा, फेशियल जो एक्सप्रेशंस होंगे वो नहीं होंगे, अजीब अजीब से बच्चों की तरह हरकतें होगी, कम्युनिकेशन उसकी प्रॉपर नहीं होती, पर्सनल अपीयरेंस वो नेगलेक्ट, नज़रअंदाज करता है, और यानी कि सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखता। अब इसमें पॉइंट याद रखने वाला ही कि इसमें हेलुसिनेशन, डिल्यूजन वो सारी चीज़ें नहीं है, ठीक है। और एज क्या है, 25।
दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा है कैटाटोनिक, जो कि 20 से 30 साल के बीच में होती हैं, और इसमें ये मेल और फीमेल में ज़्यादातर, यानी कि दोनों में सेम है, ठीक है। उसमें भी वो सारी चीज़ें तो हैं जो हमने पहले पढ़ी, लेकिन इसमें हिल्यूजन और डिल्यूजन भी आ जाती हैं मोस्ट कॉमनली, ठीक है। और इसमें कैटाटोनिक में मतलब एबनॉर्मेलिटीज़, उसके बिहेवियर में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, मोटर जो यानी कि वो उसके मूवमेंट में, ठीक है। कैटाटोनिक स्टूपर यानी कि एक ही जगह वो बैठा रहेगा, और जिस जिस माहौल में, या फिर आप कह सकते हो जिस गेट या जिस तरीके से वो बैठा होगा, घंटों घंटों उसी तरीके से बैठा रहेगा, ठीक है। म्यूटिज्म, कुछ नहीं बोलेगा। नेगेटिविज्म, आप कह सकते हो आपकी बात भी नहीं मानेगा, आप कहते हो भाई जाके मुंह हाथ धो लो, वो नहीं मानेगा, ठीक है। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, उसका हाथ उसका पाँव जिस तरीके से पड़ा हुआ है उसी तरीके से पड़ा रहेगा, कुछ भी नहीं गिरेगा। कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, घूमना फिरना शुरू कर देता है, ठीक है। ओके। पैरानॉइड में जो है वो कब होगा, 25 to 35 मेनली, ठीक है। और ये मेल में ज़्यादातर होता है, बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। अनडिफ्रेंशिएटेड में क्या होगा, अच्छा पैरानॉइड में ग्रैंडियोर वाली सिचुएशन आ जाती है, ग्रैंडियोसिटी जिसको कहते हैं, अपना आप बड़ा लगना, स्पेशल महसूस होना। अनडिफ्रेंशिएटेड आफ्टर 40 आता है, और इसमें सारे के सारे जो हमने पढ़े वो सारी की सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, इसलिए इसको अनडिफ्रेंशिएटेड कहते हैं, ठीक है। अब ये डायग्नोज जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं, इसका कोई ख़ास टेस्ट नहीं है, लेकिन उसके बिहेवियर से हम डायग्नोज कर सकते हैं, एंड दैट्स ऑल। ओके, इसके मेडिकेशंस हमने पहले पढ़े। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, मूड डिसऑर्डर, सॉरी वो उसी का है, चाइल्डहुड, इसके बाद हम डिस्कस मूड डिसऑर्डर में जो है हम ज़्यादातर मूड्स के डिसऑर्डर पढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ा हमने, न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में हम बात कर चुके हैं इसी वीडियो में। अब ये नहीं है कि मैं आपको कोई दूसरी वीडियो का बता रहा हूँ, इसी वीडियो में हम पहले बात की न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामीन, सेरोटोनिन। हाँ, आपको उसके फंक्शन जैसे याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे मेनली आपको तीन, तो डोपामीन का मेन काम आपको प्लेजर और रिवॉर्ड सेटिस्फेक्शन, अब खुशी महसूस करवाना, किसी चीज़ में मज़ा आना, ये डोपामीन का काम होता है। इसके अलावा मोटिवेशन, मेमोरी और स्लीप, इसमें भी थोड़ा बहुत काम होता है। रिलीज़ कहाँ से होता है, आपके मिड ब्रेन से। मिड ब्रेन में एक एरिया होता है जिसको कहते हैं वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, और दूसरा होता है जिसको कहते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा, यानी दोनों एरिया जो है आपके मिड ब्रेन में पाए जाते हैं, और वहाँ से जो है आपका डोपामीन रिलीज होता है, ठीक है। सब्सटेंशिया नाइग्रा से जो रिलीज होता है वो आपके मूवमेंट और स्पीच में हेल्प करता है, और वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से जो रिलीज होता है वो आपके रिवॉर्ड और प्लेजर में, मतलब वो सारी चीज़ आपको महसूस करवाती है, ठीक है। कम हो जाए तो ये मसले हो सकते हैं, डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस या पार्किंसन डिजीज़, ठीक है। और अगर ज़्यादा हो जाए तो ये वाले मसले हो सकते हैं, एडीएचडी जो बच्चों में पाई जाती हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और बिंज ईटिंग यानी ज़्यादा खाना, ठीक है। तो ये उसके कम और ज़्यादा होने के अलामात या बीमारियां हैं जो कि याद रखनी है। सेरोटोनिन को हम दूसरा नाम 5-HT भी कहते हैं, हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, ठीक है। और ये हमारे बिहेवियर, मूड, मेमोरी और ज़्यादातर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल होम्योस्टेसिस, या फिर आप कह सकते हो कि जो मस्कुलर थोड़े बहुत मूवमेंट वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे काम करते हैं। टेम्परेचर, स्लीप, सेक्सुअल बिहेवियर, ब्लड क्लॉटिंग, ये बस मतलब उनके फंक्शन है। और ये ज़्यादातर ब्रेन के एक स्पेसिफिक एरिया में जिसको राफी न्यूक्लियाई कहते हैं, और ये हमारे ब्रेन स्टेम में पाया जाता है। तो एमसीक्यूज़ के हवाले से, कम हो जाए सेरोटोनिन तो डिप्रेशन, ज़्यादा हो जाए तो सेरोटोनिन सिंड्रोम होता है, जिसमें हर चीज़ जो इसका फंक्शन वाइज पढ़ा हमने ना, यानी कि ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी जब सेरोटोनिन सिंड्रोम होगा, ठीक है। इसी तरह एपिनेफ्रीन है, नॉरएपिनेफ्रीन। नॉरएपिनेफ्रीन दो काम करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है और हार्मोन भी है, और ये हमारी बॉडी को फ्लाइट और फाइट सिचुएशन के लिए, यानी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है। ब्लड वेसल कंस्ट्रक्ट करवाता है, अलर्टनेस, अराउजल, यानी आप बिल्कुल अलर्ट हो जाते हो, ठीक है। आपका स्लीप साइकिल भी मेंटेन करता है। अब अगर ये कम हो जाए तो इसकी वजह से ये वाला मसला हो सकता है, एडीएचडी, ठीक है, डिप्रेशन या फिर एंजाइटी, और ज़्यादा हो जाए तो ये मसले हो सकते हैं, हाइपरटेंशन, रैपिड, ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, अब मूड और अफेक्ट। मूड क्या है, आपके इंटरनल फीलिंग्स जो आपके सब्जेक्टिव होंगे, यानी आप क्या करते हैं, आपको सिर्फ पता है, ठीक है। और इफेक्ट जो है वो जो आपके फेस पर नज़र आता है, जो दूसरे लोग भी देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव फीलिंग है, या फिर आप कह सकते हो कि सामने मतलब जो नज़र आ रहेगा। ओके,
अब ये डिप्रेशन, बाइपोलर मेनिया, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है इसमें। अब डिप्रेशन की बात हमने की कि आपके फीलिंग्स, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, आपको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा, आपके स्लीप डिस्टर्बेंस, एपेटाइट डिस्टर्बेंस, ये सारी चीज़ें होंगी इसमें, ठीक है। डिप्रेशन के फिर टाइप्स हो गई। मेजर डिप्रेशन जब वो 6 महीनों से ज़्यादा चलें, 2 साल तक या 3 साल तक, ठीक है। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर जब वो मुसलसल यानी कि चलता रहे, जिसको कहते हैं डिस्थीमिया, दूसरा नाम भी कहते हैं इसको डिस्थीमिया, ठीक है। और ये जो है तकरीबन 2 साल तक चलता रहता है, और लेकिन इसके सिम्टम जो है वो लेस सीवियर होते हैं, ओके। इसके अलावा सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कौन से होते हैं? जो सीज़न, जब जब कभी भी ये सनलाइट डिम हो जाती है ना, उन मौसमों में, जैसे ख़ज़ान का मौसम हो गया या बहार के मौसम में होता है आई थिंक, ठीक है, और सर्दी में, तो वहाँ पे भी अक्सर लोगों को वो सिचुएशंस आ जाती हैं, वो गम वाली सिचुएशन में वो चले जाते हैं। जैसे दिसंबर की शायरी मशहूर है, दिसंबर में लोग गम की शायरी करते हैं, बिकॉज सनलाइट जो है वो डिम हो जाती है, सर्दी होती है, और एक सीजन इफेक्टिव डिसऑर्डर चल रहा होता है, ठीक है। पेरीनेटल और पोस्टपार्टम, अक्सर प्रेगनेंसी के बाद या फिर बच्चा डिलीवर करने के बाद भी फीमेल को 40 दिन तक वो अक्सर पेरीनेटल या पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। साइकोटिक डिप्रेशन, इट इज़ द मोस्ट सिवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, जिसमें क्या होगा, आप रियलिटी से बिल्कुल अलग हो जाओगे, यानी साइकोसिस में चले जाओगे, ठीक है। इसके आपको कॉजेज बताए गए हैं, ये आप देख लीजिएगा। बाइपोलर डिसऑर्डर में, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बाइपोलर में क्या होता है, दो सिचुएशंस होती है, वन इज मेनिया एंड द अदर वन इज डिप्रेशन। मेनिया में क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली एक्साइट होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको खुशी महसूस होगी, आपका मूड बहुत ज़्यादा एलिवेट होगा, आप बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील कर रहे होंगे, ठीक है। तो बाइपोलर में एक तो ये होगा या मेनिया होगा, ठीक है, यानी इसमें आप दो कंडीशंस में चलते हो। और दूसरा होगा डिप्रेशन, उसमें बिल्कुल उसका उल्टा, बहुत ज़्यादा गमगीन होना, परेशान होना, किसी काम करने का दिल ना करना, बिल्कुल अलग थलग रहना, दैट इज़ डिप्रेशन। तो बाइपोलर में आपको ये दो दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो आप मेनिया में होंगे या फिर डिप्रेशन में होंगे, और ये दोनों चलते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अगर बीच में है तो साइक्लोथीमिया कहलाता है, यानी कि ना बहुत ज़्यादा परेशान ना बहुत ज़्यादा खुश, बीच बीच में आप चलते रहते हो, दैट इज साइक्लोथीमिया। और अगर आप बहुत यानी कम्प्लीटली नॉर्मल है तो वो क्या कहलाता है, यूथीमिया कहलाता है, ठीक है। अच्छा, ये आपको इसके मेन कुछ डिफरेंसेस दिखाए गए हैं, ये आप नज़र देख लीजिएगा, बाकी मैंने बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं, ओके। नेक्स्ट इज मेनिया डिप्रेशन। नेमिया जो है वो टॉकिंग एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा आप बात करते हो, खुश होते हो, नींद नहीं आती, एनर्जाइज फील करते हो। डिप्रेशन में आप उसका बिल्कुल उल्टा होते हो, ठीक है। मेनिया भी बता दिया, ये उसके स्टेजेस, एक्यूट मेनिया, हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया उसका पहला स्टेज होता है जिसमें सिम्टम्स जो है वो थोड़े थोड़े से आते हैं। एक्यूट मेनिया में वो थोड़े बहुत प्रोग्रेस करते हैं, आपको ऐसे एनर्जी आपको एलिवेट हो जाती हैं, रेसिंग थॉट्स होते हैं, जल्दी जल्दी आप बोलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मिक्स्ड मेनिया में फिर वो मज़ीद थोड़े से बढ़ते हैं, आप मतलब एक बाइपोलर डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, मिक्स हो जाती हैं सारी चीज़ें। डिलीरियस मेनिया मतलब ये बिल्कुल पीक पे चली जाती हैं, और इसमें आप डिलीरियम, बिल्कुल कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, यानी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, आप डिसओरिएंटेड हो जाते हैं, माहौल आप कह सकते हो रियलिटी से बिल्कुल अलग हो जाते हो, ठीक है। ये उसके आपको रीजंस बताए गए हैं, ये भी उसके साइन सिम्टम है, यानी कि मेनिया के क्या, मेनिया के सिम्टम्स क्या होंगे, मैंने आपको एक्सेसिवली आप हर चीज़ में होते हो, तो ये आप देख लें। आपको ग्रेंडियोसिटी, अपना आप बहुत स्पेशल लग रहा होगा, सोच आ रहे होंगे जा रहे होंगे, आपको अपने काम के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, जो भी आप आएंगे आपके जहन में आएगा आप वो करेंगे, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। एंड मैनेजमेंट हम एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह करके करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट मूड डिसऑर्डर। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, यानी बच्चों में जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है। अब उसमें जो है सबसे पहले कुछ डिसऑर्डर इंट्रोडक्शन में तो हमें पता है कि क्या होगा, बच्चों के अंदर जो डिसऑर्डर्स पाई जाएंगी, ठीक है, उनके इमोशनली साइकोलॉजिकली जो चीज़ें होंगी, ठीक है। इसके अंदर जो बीमारियां है, सबसे पहले उसमें ऑटिज़म। ऑटिज़म जो है ये एक न्यूरोलॉजिकल
यानी कि न्यूरॉन और ब्रेन का मसला, ठीक है। और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे का मेंटली ग्रोथ सही तरीके से होती नहीं है, ठीक है, और उसकी कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करती है। ये वाला जो पॉइंट है कि उसके कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स और बिहेवियर जो है वो इसमें डिस्टर्ब होता है, यानी वो किसी से बात नहीं करता, वो सोशली इतना एक्टिव नहीं होता और एक काम को बार बार करता है, ठीक है। ये आप उसके देख सकते हैं कि वो कम्युनिकेशन में सही नहीं होता, बिहेवियर, वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा एक नज़र। खैर, ओके, आगे चलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट डिसऑर्डर, दैट इज एस्पर्जर सिंड्रोम। एस्पर्जर सिंड्रोम में वो सोशली बहुत ज़्यादा इनएक्टिव होता है, ठीक है, और मतलब डिफ़िकल्टीज इन सोशल इंटरेक्शन इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो अगर हम अक्सर हाथों से, बातों से नहीं, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन से चीज़ें अक्सर शो करते हैं, वो इन चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। वो सोशली बिल्कुल, यानी वो आपसे आंखों में देख के नहीं बात कर सकता, और डिफरेंट उसके सोशल स्किल ख़राब होते हैं, ठीक है। ओके, इसके अलावा ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है कि बच्चों को जो है वो एक चीज़ पर तवज्जो नहीं दे पाता, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उनको आराम नहीं होता, एक जगह पे बैठ नहीं सकते, तवज्जो नहीं दे पाते, वो बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, ठीक है। हाइपर एक्टिव होते हैं, हाइपर एक्टिव किसी चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं दे पाते, और कभी कभी तो ये दोनों होते हैं। अच्छा, ये उसके मतलब एग्जाम्पल तो नहीं, वो बीच में डिफरेंसेस दिखाए गए हैं, ठीक है। कंडक्ट डिसऑर्डर, जो बहुत ज़्यादा शरारती बच्चे होते हैं, ठीक है, जो बच्चों दूसरे बच्चों को मारते हैं, उनको सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं, स्कूल में अगर वो है तो स्कूल की कीमती चीज़ों को नुकसान पहुंचाएंगे, फाइट्स करते हैं, एनिमल्स को मारते हैं, प्लांट्स को ख़राब करते हैं, डिफरेंट उनमें डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है, उनको कहते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर्स, ठीक है। लर्निंग डिसऑर्डर्स, जो पढ़ने लिखने में बच्चों को मसला होता है, ठीक है। अब इसमें डिसलेक्सिया आता है, डिसलेक्सिया में अल्फाज समझने में, स्पेलिंग याद करने में, राइटिंग में, मैथ में प्रॉब्लम होती है। ऑडिटिव प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो है, ये उनको एक जैसे साउंड करने वाले अल्फाज में मुश्किल होती है, जैसे ई या बी या डी और बी, ठीक है, ऐसे अल्फ़ा एम एन, ऐसे अल्फाज को समझने में उनको मुश्किल होती है। डिसकैलकुलिया जो है, ये एक ऐसा मसला है जो स्पेशली डिसलेक्सिया की तरह होता है, लेकिन इनको ज़्यादातर मैथ समझने में मुश्किल होती है, मैथ उनको नहीं आती समझ। एंड डिस्प्रेक्सिया जो है, वो जो फाइन ग्रॉस स्किल्स होते हैं, यानी कि डिसीजन, कोई फैसला लेना, चॉइस लेना, ठीक है, जो जिसमें दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ओके, मेंटल रिटार्डेशन क्या है? मेंटल रिटार्डेशन जिनका IQ लेवल बहुत कम होता है, ठीक है, और मतलब अपनी जो नॉर्मल लिविंग डेली एक्टिविटीज़ होती है ना, वो नहीं करते, जैसे कपड़े चेंज करना, शूज़ के लेस बांधना, किसके साथ कौन सी चीज़ मैच हो रही है, कलर्स में डिफरेंस करना, IQ लेवल उनका इतना प्रॉपर होता नहीं है। डिप्रेशन तो बता दिया हमने कि डिप्रेशन जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा जब कोई परेशान रहता है, और बच्चों 2% टू प्री स्कूल के बच्चों में ये पाया जाता है। डिप्रेशन इज़ द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग पीपल। 10 से 24 साल के लोगों में जो है ये बहुत बड़ा एक डेथ की वजह है, ठीक है। ओके, एंड उसके ट्रीटमेंट, दैट्स ऑल अबाउट चाइल्डहुड में। तो यूनिट नंबर 11 इज जेरियाट्रिक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो बूढ़े लोगों में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें मेनली दो ही डिसऑर्डर है जिसको हमने पढ़ना है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन आपको दिखाया गया है, मेनली इसमें एक डिमेंशिया है, एक डिलीरियम है, जिसको हमने समझना है। बाकी बस इसमें, और ये चैप्टर वैसे इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो इसमें कहाँ गया, हाँ, डिमेंशिया। डिमेंशिया जो है, इट इज़ अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन कॉग्निटिव फंक्शनिंग दैट इंटरफेयर विद डेली लाइफ एंड इंडिपेंडेंस। इट इज़ जनरली इरिवर्सिबल। ये चीज़ आपको याद हो, बस ये स्लाइड याद रख ले, काफ़ी है। क्या है डिमेंशिया? एक क्रॉनिक मसला है, प्रोग्रेसिव है, ठीक है, यानी कि बहुत टाइम से चलने वाला मसला है, और मतलब वक्त के साथ साथ ये मज़ीद बढ़ता है, कम नहीं होता, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि बंदे के ज़हनियत में कमी आ जाती है, उसकी याददाश्त चली जाती है, उसके अपने डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो ख़राब हो जाती है, नहीं कर पाता, ठीक है। फैमिली से अलग हो जाता, अलग मतलब ये कि उसकी एक्टिविटीज़ ऐसी हो जाती हैं, ठीक है, उनको कुछ याद नहीं रहता। और ये एक ऐसा मसला है कि ये रिवर्स नहीं होता, मतलब ठीक नहीं होता, ठीक है।
कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? अल्ज़ाइमर किसी को हो, किसी को वास्कुलर डिमेंशिया हो यानी कि स्ट्रोक वगैरह हो, ठीक है? लेवी बॉडी डिमेंशिया, फ्रंटोटेम्पोरल यानी कि ब्रेन के प्रॉब्लम्स डिफरेंट लोब्स पे, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो डिमेंशिया कहलाती हैं, ठीक है? एक और मसला जो हमने इसमें पढ़ना है दैट इज़ डिलीरियम। हाँ, डिलीरियम में एक्यूट सडन ऑनसेट ऑफ कन्फ्यूजन एंड कॉग्निटिव डिस्टर्बेंस दैट यूजुअली फ्लक्चुएट्स ड्यूरिंग डे। ये एक अचानक शुरू होने वाला मसला है जिसमें बंदे को कन्फ्यूजन होती है और कॉग्निटिव डिस्टर्बेंस यानी उसको कुछ नहीं आ रहा होता समझ, ठीक है? कन्फ्यूज सा रहता है, घबराया हुआ होता है, ठीक है? और ये किसी वजह से होता है, एक्यूटली होता है, ठीक है? एंड इट इज़ रिवर्सिबल, ये वापस ठीक हो सकता है। अच्छा, वजूहात क्या है? इन्फेक्शन हो सकते हैं, कोई मेडिकेशन का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, कोई सर्जरी या हॉस्पिटलाइजेशन स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, ठीक है? घबराहट सी हो जाती है, बस दैट इज़ डिलीरियम। तो ये मेन 2 फ़र्क आपने याद रखने हैं इस पूरे चैप्टर में एंड दैट्स ऑल बस। रिहैबिलिटेशन का एक चैप्टर था, वो नहीं है इम्पोर्टेंट, ना भी पढ़ो तो कुछ नहीं होगा उसमें, बस बंदे को वापस मतलब रिहैब करना है, वापस अपने स्टेबल पोजीशन में लेके आना है। उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, 8-10 मिनट की वीडियो है, आई थिंक देख लीजिएगा। बाकी आपका पूरा मेंटल हेल्थ जो है वो कवर हो गया, ठीक है? दैट्स ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ नर्सिंग। आई होप कि आ गया होगा समझ। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं इससे तो होप्स हो कि आपका पेपर कवर हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, बेस्ट विशेस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।